नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सी टेट 7 फरवरी 2026 पेपर 2 जूनियर एसएसटी सोशल साइंस सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में जो सभी 60 क्वेश्चन पूछा गया था, उन सभी 60 क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। ये अभी आपका इसी साल परीक्षा हुआ है 7 फरवरी 2026 को। तो ये आपका अभी जो परीक्षा होने वाला है 6 सितंबर को सीटेट का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार सीटेट का परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 7 फरवरी 2026 पेपर 2 जूनियर लेवल का 31 नंबर पे आपका पहला प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला है स्वतंत्रता, फ्रीडम। दूसरा है न्याय। तीसरा है समानता और चौथा है आपका स्वाधीनता या लिबर्टी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, स्वतंत्रता या फ्रीडम। क्यों करेक्ट होगा दोस्तों? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 आदर्शों की बात की गई है। पहला है आपका न्याय। पहला है क्या? न्याय, जस्टिस। दूसरा है आपका ये स्वतंत्रता या फ्रीडम। तीसरा है आपका समता, समता मतलब इक्वालिटी। और चौथा है आपका फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुता। क्या है? बंधुता। तो ये 4 जो है आदर्श बातें बताई गई थी। और प्रस्तावना में अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, न कि फ्रीडम का। तो इन चारों ऑप्शन में स्वतंत्रता, फ्रीडम तकनीकी रूप से प्रस्तावना की मूल अंग्रेजी शब्दावली से मेल नहीं खाता है, इसलिए यह विकल्प आपका सही नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, कहलाती है। क्या कहलाती है? विभेदन कभी नहीं होगा, अन्यता ये भी नहीं होगा, विविधता कुछ हद तक कह सकते हैं लेकिन ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका असमानता, ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा मित्रों? जब समाज में कुछ लोगों के पास संसाधनों और अवसरों की कमी होती है, जबकि दूसरों के पास वे प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो यह स्थिति असमानता, इनइक्वालिटी कहलाती है। विभेदन का मतलब क्या होता है? मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन। विभेदन वह प्रक्रिया या व्यवहार है जिसके कारण असमानता पैदा होती है, जबकि यहाँ स्थिति के बारे में पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 असमानता करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? ए कह रहा था कि निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। बी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है। तीसरा है सी, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए और सी। ए और सी नहीं, ए और सी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है केवल बी और सी। सी तो होगा ही नहीं, तो सी तो ऐसे ही काट देंगे, तो सी है तो इसमें ए भी नहीं होगा। केवल ए, केवल ए भी नहीं होगा क्योंकि केवल ए भी इसमें आपका गलत है, ये भी गलत होगा। केवल बी होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल बी। क्यों होगा केवल बी? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति या पद जैसे कि प्रधानमंत्री, इनके पास निरपेक्ष या असीमित शक्ति, एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है। शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं। तो यहाँ पे कथन ए जो कह रहा है कि अप्रत्यक्ष भागीदारी जैसे कि प्रतिनिधि चुनना, और कथन सी जो कह रहा है कि जनता के प्रति जवाबदेही, यह लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं होती हैं और यहाँ नहीं पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा।
ठीक है, चलिए आगे। 34वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आपका 2, 3, 4 गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची में, किसमें? 12वीं अनुसूची के अनुसार नगर पालिकाओं के कार्यों में शहरी योजना, पार्कों का विकास, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सब शामिल होते हैं। न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था ये पुलिस और जुडिशरी यानी कि राज्य सरकार का विषय है, और यह स्थानीय निकायों यानी कि नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो सही जो होगा वो होगा आपका पहला, उत्पादक, परचूनिया, थोक विक्रेता, उपभोक्ता। नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा, उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया, उपभोक्ता, ये करेक्ट है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी 3, 4 तो जब सही विकल्प मिल गया तो हम जो है इसको छोड़ देंगे। सेकंड ऑप्शन क्यों सही हो रहा है? देखिए, किसी भी वस्तु के बाजार तक पहुंचने की सही श्रृंखला, सप्लाई चेन, कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले सामान बनाने वाला यानी कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद से बड़ी मात्रा में खरीदने वाला थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर, उसके बाद सीधे जो है ग्राहकों को बेचने वाला परचूनिया यानी कि रिटेलर। कौन? रिटेलर इसको बोलते हैं, परचूनिया को। और लास्ट में आपका अंत में जो है उस वस्तु को उपयोग करने वाला उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता है। तो ये जो है श्रृंखला आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 36वां प्रश्न है, खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। तो यहाँ 36 नंबर के इस प्रश्न में ए और बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। नहीं, ये नहीं होगा, कारण तो नहीं होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, कथन तो दोनों सत्य हैं, किंतु ए का कारण बी नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। बाकी आपका 3, 4 गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्यों सही होगा, मैं इसका व्याख्या दे रहा हूं। देखिए, कथन ए सही इसलिए होगा क्योंकि मनरेगा आपने कार्यक्रम सुना होगा। मनरेगा जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम गांव में ही काम देकर के पलायन को रोकते हैं। और कथन बी इसलिए सही होगा क्योंकि शहरों में ज्यादा आय वाली नौकरियां लोगों को आकर्षित करती हैं। तो दोनों कथन अपनी अपनी जगह पर सत्य हैं, लेकिन शहर में उच्च आय होना ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के सफल होने का कारण नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य तो है, किंतु ए का कारण बी नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे 37वां प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में पंचायती राज संस्थान है और कॉलम बी में आपका प्रकार्य है। तो यहां जो है सही मिलान आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए का हो जाएगा आपका तीसरा, ग्राम सभा बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। बी का हो जाएगा आपका चौथा, बी का हो जाएगा आपका चौथा, ग्राम पंचायत जो है ये जल स्रोतों का रखरखाव करना। जनपद पंचायत यानी सी का हो जाएगा आपका दूसरा, जनपद पंचायत उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में समन्वय से बैठाना। और लास्ट में है आपका जिला परिषद, ये आपका हो जाएगा ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। क्यों करेक्ट होगा? देखिए, ग्राम सभा का कार्य बीपीएल सूची जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों को अनुमोदित करना होता है, और ग्राम पंचायत का काम होता है अपने स्तर पर जल स्रोतों और सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव करना। जनपद पंचायत यानी कि ब्लॉक स्तर अपने अधीन आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों के कार्यों में तालमेल सामंजस्य बैठाती है। और डी यानी कि जिला परिषद, जिला स्तर जो है वो ग्राम पंचायतों के बीच धन या फंड का वितरण को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही मिलान और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 38, दोहरे भार का क्या संदर्भ है? दोहरे भार का पहला है औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। दूसरा,
किशोरियां घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करें, कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं। तीसरा है लड़कों से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है, नहीं। आदमियों पर उच्च वेतनमान की रोजगार और भावात्मक रूप से कमजोर न होने का दबाव, नहीं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट जवाब किस लिए होगा, क्योंकि समाज शास्त्र और नागरिक शास्त्र में दोहरा भार, डबल बर्डन या डबल शिफ्ट उस स्थिति को दर्शाता है जहां महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाहर जाकर नौकरी, पेड वर्क भी करें और घर लौटकर बिना वेतन वाला घरेलू कामकाज भी पूरी जिम्मेदारी से संभालें। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 39 39। राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में डैश डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपका मौलिक अधिकार करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं होगा, राजनीतिक अधिकार नहीं होगा, मानवाधिकार नहीं होगा, मौलिक अधिकार राइट आंसर होगा। परंतु क्यों होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को राज्य की मनमानी और निरंकुश सत्ता से बचाते हैं। यदि राज्य अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो नागरिक सीधे न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 40वां। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। कथन ए कह रहा है कि सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, बी निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, सी एक वस्त्रों उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, और डी पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना। अब यहां पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, केवल ए और केवल सी, बी और डी गलत होगा। क्यों होगा आगे समझिए। देखिए अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 संविधान का अनुच्छेद 21 सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राइट टू लाइफ में गरिमापूर्ण जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सभी को दिया गया है। ए में कह रहा है कि न्यूनतम वेतन न मिलना शोषण है और गरिमापूर्ण जीवन आर्टिकल 21 और 23 का उल्लंघन है। और सी में जो है पीने के पानी को प्रदूषित करना सीधे तौर पर स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का हनन है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला केवल ए और सी जो है आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है अनुच्छेद की अवमानना कर रहा है। आगे 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन ए कह रहा है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटों के लिए रोक सकती है। कथन बी करें कि पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। तो एफआईआर होता है तो क्या होता है, इसमें ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए का कारण है ना, ये तो नहीं होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं किंतु बी का कारण नहीं, ये भी नहीं होगा। ए सत्य है किंतु बी असत्य है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। कैसे, देखिए कथन ए पूरी तरीके से गलत इसलिए है क्योंकि किसी भी संज्ञेय अपराध की एफआईआर होने पर पुलिस को अपराधी के रिश्तेदारों को मनमाने ढंग से 24 घंटे तक हिरासत में रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह डीके बसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। कथन भी सत्य है क्योंकि पुलिस का काम जांच करना और सबूत जुटाना होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ए असत्य है किंतु बी सत्य है। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। यहाँ 42 नंबर के प्रश्न में पहला है कि उनसे बहुल समुदाय के रहन सहन के अनुरूप रहने के साधनों को अपनाने की अपील करना, नहीं। उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना, उन्हें शहरों में पलायन करने के लिए करना बिल्कुल नहीं कर सकते। मीडिया में उनकी संस्कृति को आकर्षक रूप में दिखाना, ये भी नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, परंतु क्यों सही होगा, क्योंकि आदिवासी उनकी ट्राइबल्स जो होते हैं, ट्राइबल्स उनके हाशिएकरण यानी कि मार्जिनलाइजेशन को दूर करने का सबसे सकारात्मक तरीका यह है
कि मुख्य धारा की शिक्षा में उनके गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और संघर्षों को पढ़ाया जाए। अन्य विकल्प जैसे कि उन्हें शहर भेजना या उन पर बहुसंख्यक संस्कृति थोपना हास्यकरण को और बढ़ाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन समुदाय या समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? ए है अल्पसंख्यक समुदाय, बी महिलाएं, सी अनुसूचित जातियां, डी है अनुसूचित जनजातियां। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, केवल सी और डी, सी और डी, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। क्यों सही होगा? क्योंकि 1989 का अत्याचार निरोध अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से इन्हीं दो समुदायों को भेदभाव और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक जांच पूछताछ नहीं, उपयोगितावाद ये भी नहीं होगा, अंतर अनुशासनिक चिंतन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, परिबद्ध ज्ञान नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका क्यों सही हो रहा है, अंतर अनुशासनिक चिंतन? इसके पीछे कारण यह है कि जब किसी एक विषय या घटना को समझने के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि की सीमाओं को पार करके सभी विषयों की मदद ली जाती है तो इस बहुलवादी सोच को अंतर अनुशासनिक उपागम, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? तो यहाँ आपका पहला है अधिक निर्देशात्मक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना नहीं होगा, पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादी संरचना की ओर ज्ञान मीमांसात्मक बदलाव करना ये भी नहीं होगा, स्थानीय अनुभवों का समावेश बिल्कुल जरूरी है, स्थानीय अनुभवों का समावेश, उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्यों सही हो रहा है, स्थानीय अनुभवों का समावेश? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के किताबी ज्ञान को उनके वास्तविक जीवन और स्थानीय अनुभवों से जोड़ सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो यहाँ जो है निष्पक्ष मुकदमा यानी कि फेयर ट्रायल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्ट का, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक कार्टून की बात बिल्कुल नहीं, सर्वे का नहीं, यहाँ बात हो रही है केस अध्ययन का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्यों? देखिए, जब कक्षा में किसी जटिल वैचारिक विषय जैसे कि निष्पक्ष सुनवाई को समझाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की वास्तविक या काल्पनिक कहानी जैसे कि चोरी के आरोप और पुलिस की कार्रवाई का विस्तृत उपयोग किया जाता है तो इस शिक्षण विधि को केस स्टडी यानी कि केस अध्ययन कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 47वां प्रश्न है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? यहाँ आपका विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला। विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, नहीं। विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को आसान कर देना हम दे नहीं सकते। ऑप्शन नंबर पहला विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना क्यों सही होगा? क्योंकि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रश्नोत्तरी या पूछताछ की संस्कृति कल्चर ऑफ इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग विकसित करने से छात्रों में आलोचनात्मक सोच और जिज्ञासा बढ़ती है जो रटने की बजाय गहराई से विषय को समझने में मदद करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे 48वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से उत्तर का चयन करिए। अभिकथन ए कह रहा है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। कारण आर कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्मविश्वास के लिए आवश्यक नी ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो यहां आपका 48 नंबर के प्रश्न में ए सही है परंतु आर गलत है, ना गलत हो जाएगा। ए गलत है, गलत तो दोनों, राइट आंसर आपका जो है ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका गलत होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर 3 सही? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभिकथन ए बिल्कुल सही इसलिए है कि सामाजिक विज्ञान समकालीन समाज को समझने में मदद करता है, और इसका कारण आर भी पूरी तरीके से सत्य और सटीक व्याख्या है कि यह विषय छात्रों को आवश्यक ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण देता है जिससे कि वे समाज के प्रभावी सदस्य बन पाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 49वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक डैश 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 है, क्या है? ये एक पेशेवर गतिविधि है। ऑप्शन नंबर आपका 4, तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया नहीं, याद रखने की कोचिंग नहीं, व्यक्तिगत गतिमान ये नहीं। ये एक पेशेवर गतिविधि है। देखिए, शिक्षण टीचिंग केवल तथ्यों को रटाने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक जटिल और पेशेवर गतिविधि है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, जिसके लिए विशेष शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल विकास की समझ और उचित शिक्षण विधियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पेशेवर गतिविधि करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त है? ए ग्लोब, बी नक्शा, सी एटलस। यहां 50 नंबर के प्रश्न में आपका ग्लोब और नक्शा, ए और बी, एटलस जहां भी है सब गलत है। ए और बी, देखिए पृथ्वी को संपूर्ण रूप में उसके सही आकार 3D में दर्शाने के लिए ग्लोब सबसे उपयुक्त है। वहीं पृथ्वी के विशिष्ट भागों, देशों या महाद्वीपों की विस्तृत व्याख्या करने के लिए नक्शा मैप बहुत जरूरी होता है। तो भूगोल शिक्षण में ये दोनों ही सामग्रियां बुनियादी हैं और अनिवार्य हैं। अब नेक्स्ट अगला 51 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? तो यहाँ आपका ए कह रहा है कि संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करना, बी सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, सी रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, डी है सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना। सही विकल्प का चुनाव करिए। यहाँ 51 नंबर के प्रश्न में ए सी डी ना गलत हो जाएगा क्योंकि बी भी यहाँ करेक्ट है। बी किस में दिया है? ए बी डी, डी तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरा आपका ए बी और सी, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी? देखिए, सामाजिक विज्ञान को रोचक बनाने के लिए संग्रहालय की यात्रा ए, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना बी, और रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना सी। जैसी ये तीनों अनुभवजन्य और व्यवहारिक गतिविधियां बहुत प्रभावी हैं। इसके विपरीत बच्चों के साथ बृहद सांख्यिकी डेटा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यह साझा करना उबाऊ हो सकता है और यह जूनियर स्तर के बच्चों के लिए आनंद प्रिय विधि नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। कथन 2 कह रहा है कि सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विकल्प दे रहा है यहाँ पे कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है ना, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। 3 और 4 गलत होंगे और पहला भी गलत होगा। कथन 2 आपका
कथन ऑप्शन नंबर 2 आपका क्यों सही होगा, यानी कि कथन 1 आपका गलत है और कथन 2 आपका सही है। कैसे, क्यों? तो ये इसलिए है, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग केवल सूचनाओं को रटने यानी कि भंडारण और उगलने यानी कि पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। इसलिए कथन 1 आपका गलत है। वहीं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सोचना, भाषा का प्रयोग और कार्य करना आपस में गहराई से जुड़े हैं, इसलिए कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे 53 नंबर पर अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया। कथन 2 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। विकल्प यहाँ पे 53 नंबर के प्रश्न में कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। नहीं, ये आपका गलत होगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 आपका सही है। क्यों, क्यों है ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही हो रहा है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था अधिकारों के केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन का नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन सत्ता को निचले स्तर तक बांटना, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 आपका सही है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आम लोगों की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 54 नंबर पर अगला प्रश्न है कि पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? ए है विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, बी कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, सी पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना और डी श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यहाँ 54 नंबर के प्रश्न में आपका सी और डी गलत है, ए और बी। यहाँ आपका ए और बी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। तीसरा विकल्प ए और बी क्यों होगा सही? क्योंकि प्राचीन इतिहास की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि उप समितियां, इसको बाल केंद्रित तरीके से समझाने के लिए बच्चों के वास्तविक जीवन और विद्यालयी परिवेश से उदाहरण देना सबसे अच्छा होता है। विद्यालय में कार्यों का विभाजन जो ए कथन ए दिया है और कक्षा में बनाए गए अलग अलग समूह यानी कि बी उप समितियों की अवधारणा को मूर्त रूप में समझाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 55 नंबर पर अगला प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से डैश डैश की ओर अंतरण हो। यह आपका समतावाद ऑप्शन नंबर पहला समतावाद आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नागरिक शास्त्र अब सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण में केवल उपयोगितावाद, अर्थव्यवस्था या विकास के लिए क्या उपयोगी है, इससे हट करके समतावाद यानी कि समानता, न्याय, गरिमा और मानवाधिकार की ओर ध्यान केंद्रित करने की एक सख्त आवश्यकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे समतावाद करेक्ट हो जाएगा। आगे 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। अभिकथन ए कह रहा है, सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। कारण आर दे रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर के प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। यहाँ 56 नंबर के प्रश्न में आपका 3 नंबर का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों होगा? क्यों होगा?
क्योंकि सामाजिक विज्ञान में गणित की तरह हमेशा एक सही उत्तर नहीं होता है, इसमें अलग अलग दृष्टिकोण और विपरीत भावों वाले उत्तरों की पूरी संभावना होती है। तो कथन ए आपका बिल्कुल सत्य है। और इस वैचारिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक केवल प्रवचन लेक्चर देने की आदत छोड़ें और कक्षा में चर्चा को प्रोत्साहित करें। तो कथन आर भी सही है, और कथन आर सही है और ए का सही कारण भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 57 कह रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे या देंगी। ये कह रहा है कि गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। बी, अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। सी, शिक्षक या शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। डी, शिक्षक या शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ 57 नंबर के प्रश्न में बी, सी और डी, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? इसलिए सही होगा क्योंकि लोहे के प्रयोग के इतिहास और प्रक्रिया को समझाने के लिए लोहार से मिलना बी, कारखाने का भ्रमण सी, और विशेष रूप से दक्षिण भारत के महापाषाण मेगालिथिक स्थलों का भ्रमण डी। ये तीनों कथन, जहां 3000 साल पुराने लोहे के औजार मिले हैं, ये तीनों कथन जो है बिल्कुल उपयुक्त हैं। गार्डन चाइल्ड की पुस्तक कथन ए जो है यह उच्च स्तरीय एकेडमिक स्रोत है जो जूनियर स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 58 नंबर पर अगला प्रश्न है, वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे। ए कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देख करके, बी, विद्यार्थियों के द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देख करके, सी कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछ करके, और डी है विद्यार्थियों के द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछ करके। तो यहाँ सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। 58 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। ए, बी और सी, डी आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक प्रोजेक्ट या रचनात्मक कार्य के समग्र मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि छात्र ने विषय का चुनाव कैसे किया है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसा था, और क्या वह प्रस्तुति के बाद पूछे गए अनुवर्ती प्रश्नों का सही उत्तर दे पा रहा है या नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ 59 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि ये शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिपुष्टि के दौरान अपने शिक्षण कार्यनीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। नहीं। ये प्रकृति से नैदानिक है। बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि रचनात्मक आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार किया जाता है ताकि सुधार किया जा सके। फीडबैक और डायग्नोसिस दोनों चलता है। इसका उद्देश्य अंतिम निर्णय या पास फेल तय करना नहीं होता है। अंतिम निर्णय तय करने वाले परीक्षण को योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। 60 नंबर पर अगला प्रश्न है, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चुनाव करिए। यहाँ आपका यह केवल प्रवेश का आधार है। नहीं। यह विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। परंतु क्यों? यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। नहीं होगा। यह तुलना का मानक नहीं है। ये भी नहीं होगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही होगा? क्योंकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र में पारंपरिक परीक्षाओं की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि वे मुख्य रूप से रटने की क्षमता, स्मृति का परीक्षण करती है। वे एक विद्यार्थी के वास्तविक गुणों, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता या समग्र व्यक्तित्व का सटीक परीक्षण नहीं कर पाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे 61 नंबर पर अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। कथन दो, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है। तो यहाँ 61 नंबर के प्रश्न में कथन एक बिल्कुल सही है और कथन दो गलत होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, बाकी आपके 2, 3 और 4 ये आपके आंसर गलत होंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, परंतु क्यों सही होगा? क्योंकि सीखना अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए आपका कथन एक सही है। शिक्षा केवल स्कूल की चार दीवारी तक सीमित नहीं होता है, बच्चे अपने परिवार, समाज और बाहरी परिवेश से भी बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए आपका कथन दो जो है वो आपका गलत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 62 62 नंबर अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा था कि परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। कारण आर कह रहा है कि परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान, क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। यहाँ आपका 62 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी गलत होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन 4 आपका गलत होगा। क्यों? ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही होगा? इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, परीक्षण का एक मुख्य काम नैदानिक होता है, डायग्नोस्टिक होता है, यानी यह पता लगाना कि छात्र में क्या खूबियां हैं या क्या कमियां हैं। तो कथन ए आपका सही है। इसका कारण आर यह है कि परीक्षण ऐसे प्रश्नों का समूह होता है जिसे बनाया ही किसी व्यक्ति की क्षमता और अधिगम गुणवत्ता को मापने के लिए जाता है। तो कथन आर भी सही है और आर ए का सही आधार भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 63 नंबर पर अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा था कि विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को मापने के लिए मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। कथन दो कह रहा है कि विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। अब यहाँ आपका 63 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, नहीं ये आपका विकल्प एक गलत है। दूसरा कथन क्या कर रहा है? कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है, बाकी 3 और 4 वैसे ही गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका क्यों सही हो रहा है? क्योंकि देखिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए केवल पेपर पेंसिल परीक्षण ही एकमात्र तरीका नहीं है, पोर्टफोलियो होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, प्रोजेक्ट भी होते हैं, इसलिए कथन एक आपका गलत है। हालांकि हालांकि यह सत्य है कि वर्तमान विद्यालय व्यवस्था में परीक्षणों के बाद छात्रों के प्रदर्शन को अंकों यानी कि संख्याओं मूल्यों में दर्शाया जाता है। तो कथन दो आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 64 नंबर पे अगला प्रश्न है, 64 कह रहा है कि वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, क्या कहलाता है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसको बोला जाता है अभिलेखागार। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, संसद सचिवालय पुस्तकालय नहीं होगा, अभिलेखागार बोलते हैं। क्योंकि इतिहास में ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्राचीन राजकीय आदेशों और पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने वाले स्थान को अभिलेखागार यानी कि आर्काइव्स कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अभिलेखागार करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 65, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ 65 में पहला कह रहा है कि शासन करने वाले 3 परिवार थे, चोल, चेर, पांड्य। नहीं, तीनों मुखिया में से प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। 3 और 4 गलत होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही? देखिए, संगम काल में दक्षिण भारत पर राज करने वाले 3 मुख्य परिवार मूवेंदर, जिनको चोल बोलते थे, चोल, चेर और पांड्य थे। इन तीनों में से प्रत्येक के पास सत्ता के केवल 2 केंद्र थे,
एक आंतरिक क्षेत्र में और एक समुद्र तट पर, 9 की 3। इस प्रकार कुल 6 सत्ता केंद्र थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही जो है आपका गलत कथन है। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66। अभिकथन कर रहा है कि राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वागयुद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारण और कारणों का चयन कीजिए। ए कह रहा है कि मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रस्थ थे। बी कह रहा है कि रामदासपुर का नगर हरमंदर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारों के आसपास विकसित किया गया। सी कथन कह रहा है कि सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। डी कह रहा है कि इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है। सही विकल्प का चुनाव करिए। यहां 66 में आपका केवल डी नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत होगा। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी और सी। ए बी और सी, डी कथन आपका गलत होगा। क्यों होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी कथन सही होगा? क्योंकि इतिहास केवल युद्धों यानी कथन डी में जो कह रहा था, देखिए इतिहास केवल युद्धों यानी डी का नाम नहीं है। यह हमें सिखाता है कि कैसे धर्म समाज और अर्थव्यवस्था को जोड़ता था, कैसे पवित्र स्थलों के इर्द गिर्द पूरे नगरों का विकास हुआ, और सबसे बढ़कर कि कैसे सूफी संतों ने कट्टरवाद को त्याग करके आपसी भाईचारे और करुणा का संदेश दिया, जो आज की सांप्रदायिक बहसों का एक व्यवहारिक समाधान है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ए बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 67। 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलहड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपका 67 में पहला है कि प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण और दस्तावेज नहीं। दूसरा है प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्यों होगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर? क्योंकि कलहड़ ने कश्मीर का इतिहास बताने वाली अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी को लिखने के कई प्रमाणिक स्रोतों का सहारा लिया था। एनसीईआरटी के अनुसार उन्होंने शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों यानी कि चश्मदीदों के वर्णनों और पहले के इतिहासों का व्यापक अध्ययन किया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 68 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि मराठाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ये कह रहा है कि शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। बी, शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। सी, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना के रीढ़ थे। और डी, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। सही विकल्प का चुनाव करिए। 68 में आपका चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, ए बी सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि इन दिए गए सभी कथन ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सत्य हैं। शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, जिन्हें देशमुख कहा जाता था, उनकी मदद से मराठा साम्राज्य खड़ा किया। उनकी सेना की मुख्य ताकत अत्यधिक गतिशील और घुमंतु कृषक पशुपालक लोग थे, जिन्हें कुणबी कहा जाता था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर पहला आपका ए बी सी और डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। ए कह रहा है कि अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। बी, अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई। सी, अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था। और डी, 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया। तो यहां आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी और सी। ए बी और सी, डी गलत होगा। क्यों ए बी सी सही होगा? क्योंकि अहोम राज्य, जिसको अहोम जो राज्य था उसको वर्तमान समय में असम बोलते हैं, आसाम।
तो अहोम राज्य या वर्तमान में असम ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आग्नेयास्त्रों यानी कि फायर आर्म्स का प्रयोग किया था, तो एक कथन सही है। और वे उच्च गुणवत्ता वाले बारूद बनाने में माहिर थे, तो कथन बी भी सही है। और उनका राज्य पाइक नामक बंधुआ मजदूर पर निर्भर था, तो सी भी सही है। कथन डी गलत है, क्योंकि 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोमों पर आक्रमण किया था और अहोमों को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 70 नंबर पर अगला प्रश्न है 70। कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभी कथन ए कह रहा था कि वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोहों के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण कह रहा है कि 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। परिणाम, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आईं। सही विकल्प का चुनाव करिए। यहां आपका 70 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प आपका गलत है, केवल कारण और परिणाम वैध नहीं है। केवल अभिकथन या परिणाम वैध नहीं है, दो भी गलत है। तीसरा विकल्प आपका सही होगा, अभिकथन, कारण और परिणाम तीनों कथन सही है। देखिए, यह प्रश्न 1859 के नील विद्रोह पर आधारित है। अभिकथन कह रहा है कि शोषित वर्ग हमेशा विद्रोह नहीं करता है, वे तभी उठ खड़े होते हैं जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां दिखती हैं। तो यह एक वैध समाजशास्त्री तथ्य है। दूसरा कारण कह रहा है कि 1859 में किसानों ने इसलिए विद्रोह किया क्योंकि उन्हें लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन प्राप्त है। तो यह इस विद्रोह का एक प्रमुख वैध कारण था। और परिणाम ये सही है, क्योंकि यह विद्रोह इतना व्यापक था कि औरतें भी अपने रसोई के बर्तनों, बेलन, थालियां आदि के साथ बागान मालिकों के लठैतों से लड़ने के लिए आ गई थी। तो यह एक सत्य और वैध ऐतिहासिक परिणाम था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है 71। 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। पहला ए है कि कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया। बी है कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। सी है बंगाल में इकट्ठा किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। और डी है कंपनी दीवान बन गई। यहाँ आपका 71 में राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी नहीं, ये तो गलत है। सी, बी, ए, डी नहीं, बी, डी, सी, ए। बी, डी, सी, ए आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बी, डी, सी, ए। क्यों? देखिए, सबसे पहले बी होगा इसलिए क्योंकि शुरुआत में 1765 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी से भारत में माल खरीदती थी। उसके बाद डी आएगा, यानी कि बी के बाद डी। डी इसलिए आएगा क्योंकि 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई। उसके बाद सी आएगा, सी यानी कि दीवानी मिलने के बाद कंपनी बंगाल के राजस्व यानी टैक्स से ही भारतीय माल की खरीदारी करने लगी। और लास्ट में ए आएगा, यानी कि कंपनी द्वारा माल की कीमतें मनमाने ढंग से कम तय करने के कारण कारीगरों का भारी शोषण हुआ और उन्होंने गांव से पलायन शुरू कर दिया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला 72 नंबर पर अगला प्रश्न है 72। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम था? ए, प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना। बी, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ। सी, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। और डी, भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। सही विकल्प चुनिए। यहां आपका 72 में उपयुक्त में से 3 तो नहीं होगा, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, इसमें से आपके 2 गलत है, एक नहीं। उपयुक्त में से 2 आपका जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? देखिए, वुड्स डिस्पैच के तहत सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई, तो ये आपका करेक्ट है, सही है। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सी भी सही है। बी गलत है इसलिए क्योंकि शिक्षा का पूर्ण केंद्रीकरण नहीं बल्कि प्रांतीय विभागों का गठन हुआ था। और कथन डी इसलिए गलत है क्योंकि सिविल सेवा कॉलेजों का इससे सीधा संबंध नहीं था।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से 2 जो है ए और सी सही होंगे, बी और डी आपके गलत होंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से 2 राइट आंसर होगा। आगे 73, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। यह जो कथन था पेरियार का नहीं है, गुरु नानक का नहीं है, राजा राम मोहन राय का नहीं है, ज्योतिराव फूले का ये कथन है। तो ये समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में यह तर्क दिया था कि आर्य विदेशी आक्रमणकारी थे और उनके आने से पहले यहाँ शूद्र किसान योद्धाओं का एक न्याय संगत स्वर्ण युग था। तो ज्योतिराव फूले ने यह बात कही थी। आगे 74 कह रहा है कि गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये कह रहा है कि आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। बी, इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिया गया कि आर्य देशज नस्लें थी। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभावशाली थे। सही विकल्प का चुनाव करिए। यहां आपका थर्ड ऑप्शन सही है, केवल ए और सी वैध है। ए और सी वैध है, बी आपका गलत है। क्योंकि देखिए गैर ब्राह्मण आंदोलन मुख्य रूप से उन जातियों जैसे कि ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा शुरू किया गया था जो शिक्षा, धन और प्रभाव के मामले में आगे बढ़ चुके थे। तो कथन ए और सी सत्य है। कथन बी गलत है क्योंकि इस आंदोलन का मुख्य तर्क था कि आर्य विदेशी आक्रमणकारी थे, न कि देशज मूल निवासी। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और सी आपका वैध है। 75 कह रहा है कि किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंध के भाव का परिणाम होती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक आंदोलन था। ए, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला। बी, वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला। सी, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। सही विकल्प को चुनिए। 75 यहाँ ए और बी दोनों नहीं होगा, बी और सी ये भी नहीं होगा, केवल ए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट और राइट आंसर होगा। क्यों? ऑप्शन नंबर 3 ए राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक काल में भारतीयों को अपनी ही सरकार और निर्णयों से अलग कर दिया जाता था। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन मुख्य रूप से संप्रभुता का आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सरकार की संरचना के ऊपर लोगों यानी कि नागरिकों की प्रभुता को मान्यता देना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे 76 कह रहा है कि यह 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान करिए। वेदांत समाज नहीं था, थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं थी, आत्मसम्मान आंदोलन नहीं था, यह था वेद समाज। मद्रास चेन्नई में 1864 में, कब? 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। यह बंगाल के ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रेरित था और रूढ़िवादी हिंदू मान्यताओं के खिलाफ कार्य करता था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वेद समाज करेक्ट होगा। आगे अगला है 77, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की तीव्रता क्यों आई? ए, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। बी, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। सी, कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषियों की ओर से आया। और डी, नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। यहाँ 77 में राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 केवल बी, सी और डी। ए गलत होगा। कैसे और क्यों? तो इसलिए होगा क्योंकि देखिए ए, बी, सी और डी ये सभी जो है, यहाँ विकल्पों की बात करेंगे तो 1920 में कांग्रेस ने भाषाई राज्यों का वादा किया था, लेकिन आज़ादी के बाद देश टूटने के डर से नेहरू पटेल इसके विरुद्ध हो गए और कोई कदम नहीं उठाया। इस वादे के टूटने से कन्नड़, मलयालम और विशेष रूप से तेलुगु भाषी यानी कि पोट्टी श्रीरामुलु का अनशन का आंदोलन अत्यधिक तीव्र हो गया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि केवल बी, सी और डी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे
78 कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये करता है आपका 27 दिनों में। कितने दिनों में? 27 दिनों में। देखिए चंद्रमा को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन का समय लगता है। ठीक है, आगे 79 कह रहा है कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करिए। कॉलम ए रेखा और कॉलम बी उसकी। तो यह सही आंसर क्या होगा? ए का हो जाए कर्क रेखा जो है ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ये 66.5 डिग्री उत्तर में है। और दक्षिणी ध्रुव जो वृत्त जो है ये विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो ये आपका मिलान जो है ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए पहला सही जवाब होगा। 80 नंबर पर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के संबंध में लिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है? नहीं। पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ कौन सा एक सही नहीं है? तो नहीं की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। देखिए कथन एक जो है तकनीकी रूप से गलत है, यानी कि सही नहीं है। देखिए पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन कहा जाता है, और अपने ही अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने को घूर्णन कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि यही कथन आपका सही नहीं है। आगे 81 कह रहा है कि दोनों कथनों को पढ़िए। कथन ए कह रहा है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कथन बी कह रहा है कि इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। सही विकल्प का चुनाव करिए। 81 में ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही और राइट आंसर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब सूर्य आसमान में ठीक सिर के ऊपर उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस स्थान का स्थानीय समय लोकल टाइम दोपहर के 12 बजता है। कथन ए आपका सही है, परंतु हमारी घड़ियां किसी एक देशांतर के आधार पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जैसे कि IST यह दिखाती है, न कि उस विशेष जगह का सूर्य के अनुसार स्थानीय समय। इसलिए आपका कथन भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 82 कह रहा है 82 की परितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। क्योंकि जीवमंडल में रहने वाले सभी जीव, पौधे, जानवर, मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी के साथ क्रिया करते हैं, और इस आपसी अंतर संबंध से ही पारितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 83 कह रहा है कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। कथन ए कह रहा है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बी कह रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। सही विकल्प का चुनाव करिए। 83 में आपका ए सही है किंतु बी गलत है? नहीं, ए गलत है किंतु बी गलत, किंतु बी सही है, ये भी गलत है। यहाँ दोनों ए तथा बी सही है लेकिन बी ए से नहीं, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों ए तथा बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ध्यान से समझिए। देखिए मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को बदलता है, कथन ए सही है। पर्यावरण के बीच संतुलन होना भी आवश्यक है, तो कथन बी भी सही है। ये दोनों ही पर्यावरण अध्ययन के स्वतंत्र और सत्य कथन है, परंतु कथन बी मानव द्वारा पर्यावरण बदलने का कारण या व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे 84 कह रहा है भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? ए गोम्पा दर्शन, बी घास के मैदानों और हिमनदों की सैर, सी उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना, डी यह सपाट मैदानी क्षेत्र है। यहाँ आपका 84 में ए बी डी डी जो है वो नहीं होगा।
गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना। ए बी सी, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर 2? क्योंकि लद्दाख अपने गोम्पा 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 किसको बोलते हैं? बौद्ध मठों को बोलते हैं। किसको? जितने भी बौद्ध मठ हैं वहां पे, बौद्ध मठ, बौद्ध जो मठ हैं, उन बौद्ध मठों को गोम्पा बोला जाता है। तो उनके दर्शन के लिए हिमनदों यानी कि ग्लेशियर की सैर और विशिष्ट सांस्कृतिक उत्सवों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ए बी सी सही है। लद्दाख डी गलत है, क्योंकि लद्दाख एक सपाट मैदानी क्षेत्र नहीं है बल्कि अत्यधिक ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए आपका डी गलत होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी सही है। आगे 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? ऑक्सीजन। पहले नंबर पर कौन है? नाइट्रोजन। क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 78% नाइट्रोजन है और उसके बाद 21% आपका ऑक्सीजन है, और बाकी में जो है आपके अन्य गैसें हैं। आगे 86 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 4 कथन नीचे दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है कि उच्च दाब अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। बी, वायु दाब वायु के ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सी, निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। डी, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथन का चुनाव करिए। या 86 में पहला ए सी और डी, ए सी और सॉरी ए सी और डी, बी आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा बी? क्योंकि देखिए ए सही है, क्योंकि उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर में आसमान साफ होता है। सी आपका सही है, यानी कि निम्न दाब लो प्रेशर में बादलों और बारिश से जुड़ा होता है। डी सही है, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ऑप्शन बी इसलिए गलत होगा क्योंकि तापमान और वायुदाब में गहरा संबंध है। जहां तापमान अधिक होता है वहां वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे ए सी और डी आपका सही हो जाएगा। आगे 87 नंबर पर अगला प्रश्न है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। ए कह रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है। बी, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। सही विकल्प का चुनाव करिए। 87 में ए सही है किंतु बी गलत है। नहीं, ए गलत है किंतु बी सही है, ये भी गलत है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए सही होगा क्योंकि प्राचीन काल से ही नदियों और समुद्रों का उपयोग यातायात के लिए होता रहा है। तो ए सही है। और भारी और बड़े आकार के सामान जैसे कि कोयला या कंटेनर को दूर तक ले जाने के लिए पानी का जहाज आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे 88 नंबर पर अगला प्रश्न है, पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। ए कह रहा है कि वन रोपण, बी भूस्खलन, सी निर्माण कार्य और डी जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार। राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी सी और डी। ए गलत होगा, वन रोपण। क्यों? देखिए प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जैसे कि भूस्खलन और निर्माण कार्य। अवैध शिकार यानी पोचिंग और वन रोपण ये है। लेकिन ये जो है जंगल लगाने की प्रक्रिया है जो जीवों को बचाती है, संकट में नहीं डालती है। तो यही आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका बी सी और डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 89 कह रहा है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। ए कह रहा है कि संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। बी कह रहा है कि इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ आपका ए सही है किंतु बी गलत है। नहीं, ए गलत है किंतु बी सही है। नहीं, दोनों कथन आपके ए और बी दोनों सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों? क्योंकि
संभाव्य साधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वे होते हैं जिनकी पूरी मात्रा या गहराई का हमें अभी तक सही अनुमान नहीं है और तकनीकी या आर्थिक कारणों से वर्तमान में हम उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये अभी हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों ए तथा बी सही है। आगे 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करिए। कॉलम ए कह रहा है कि कौन सा जो है कल्चर किस खेती के लिए है, किस चीज के लिए है। यहाँ 90 नंबर के प्रश्न देखिए, सेरीकल्चर किसको कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है आपका रेशम के कीटों का पालन, ठीक है, सेरीकल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? पीसी कल्चर कहा जाता है मछली पालन को, मत्स्य पालन। विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को, और हार्टिकल्चर की कहा जाता है वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक उपयोगों के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। तो यहाँ जो है आपका ये मिलान किसमें आ रहा है? पहले विकल्प में आ रहा है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ये मिलान आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है सीटेट 7 फरवरी 2026 को एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन का जो 60 प्रश्न पूछा गया है, उन सभी 60 प्रश्नों को हम लोगों ने ऑफिशियल आंसर की जो सीटेट के द्वारा बताई गई थी उस आंसर की के हिसाब से सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, व्याख्यात्मक तरीके से समझा है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था, और आने वाला जो आपका परीक्षा है सितंबर में 2026 में सीटेट का पेपर 2 का, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा ये समझने में कि किस तरीके के प्रश्न जो है सीटेट में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।